वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रेस्पिरेशन का जो दूसरी साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। और ग्लाइकोलाइसिस को समझने से पहले ठीक हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आज का जो मोटिवेशन मैसेज है कुछ इस तरीके से है। Honesty is best policy. Best policy. ठीक, आप कोई भी काम करें उसे ईमानदारी से करें। इस तरह जीवन में आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। अगर आज के टॉपिक की हम बात करें तो आज हमें क्या पढ़ना है? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। आज हमें क्या पढ़ना है? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक, और जैसे कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, हम साइंस के टर्म में एक डिफिनेशन होती है कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन है एंड बायोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर होती है तो उसका बेसिक फंडामेंटल फैक्ट होता है, लिटरली मीन होता है। विदाउट एनी टाइप ऑफ ए बेसिक फंडामेंटल फैक्ट और ए लिटरली मीन साइंस और बायोलॉजी की कल्पना करना कठिन होता है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, और उसका क्या होगा? लाइसिस होगा, विघटन होगा, और उससे कोई चीज बनेगी। हमें नहीं पता ये कि क्या बनेगी, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस से हमें ये समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज जो होगा, इस ग्लूकोज का क्या होगा? विघटन होगा, अपघटन होगा। ठीक, विघटन होगा, अपघटन होगा, इसलिए जो ब्रेक होगा तो उससे कुछ बनेगा। वो क्या बनेगा वो मैं अभी बताऊंगी। तो हमें इतना तो ग्लाइकोलाइसिस से मालूम पड़ रहा है। ठीक, चलिए अब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, देखिए अगर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की बात करें, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की बात करें तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए जो मैंने ये चीज बताई है उसी को ही एक क्रमबद्ध, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में डिफिनेशन के लिखना है। देखिए कैसे, अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें कि ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा विघटित होकर ठीक पायरुवेट के दो अणुओं का निर्माण करना। ठीक, ग्लूकोज के एक अणु का, देखिए कैसे हमने कहा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा केमिकल प्रोसेस के द्वारा पायरुविक एसिड के दो अणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहलाता है। ठीक, इतनी बात आप लोग लिखेंगे। ठीक, इतनी बात आप लोग लिखेंगे। जब हमें ये समझ में आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का क्या होगा? विघटन होगा। किसमें होगा? पायरुविक एसिड में होगा। और पायरुविक एसिड के कितने अणु बनेंगे? दो अणु बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एमसीक्यू या पीवाईक्यू में, और मोस्ट प्रोबेबली ये नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल के अंत में पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं। एक तो ये फॉर्म पूछा जाएगा, दूसरा पूछ सकते हैं कि कौन सा एसिड बनता है। तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि सब में क्या होता है? एटीपी का लाभ होता है। भाई एटीपी के कितने हमें गेन करने हैं, एटीपी कितने मिलते हैं, सब जानते हैं। जैसा कि हमने आपको कल की क्लास या पाठशाला में बताया था कि जो क्रेब्स चक्र होता है उसमें कितने हमें एटीपी मिलते हैं? 38 एटीपी। ठीक है, आपको याद होगा 38 एटीपी। देखिए 38 एटीपी मिलते थे, राइट। अब ये 30 एटीपी किसमें मिलते थे? क्रेब्स में मिलते थे। ठीक है, अब हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताना है। हमने कल बताया भी था कि 8 हमें ग्लाइकोलाइसिस मिलते थे, तब 30 और 8 जुड़ के 38 होता था। देन अब एटीपी के अगर ग्लाइकोलाइसिस की हम लोग बात करें तो देखिए कैसे होता है। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो कुल एटीपी होता है
जो कुल एटीपी होता है वो कितना होता है 4 एटीपी। अभी हम साइकिल बताएंगे तो आपको, ठीक है, 9 चरण में पूरी होने वाली प्रक्रिया होती है। कितने चरण में होती है? 9 चरण में पूरी होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन साधारण पूछ ले जाते हैं। और जो क्रेब्स साइकिल थी वो कितने में होती थी? तो वो 8 चरणों में पूरी होने। तो कुल एटीपी कितना होता है? एटीपी होगा 4 एटीपी। ठीक, और इस रिएक्शन पूरे 9 चरणों की जो केमिकल प्रोसेस होती है उसमें खर्च जो एटीपी होता है, कहे ना, खर्च कुल एटीपी जो होता है वो बेसिकली 2 होते हैं। ठीक, वो 2 एटीपी होते हैं। ठीक, इस तरीके से नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा? अगर हम इसकी बात करें तो नेट गेन ऑफ एटीपी जो होगा वो कितना होगा? 4 - 2 = 2 एटीपी। 4 - 2 = 2 एपी। यदि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में NAD2H ETS में प्रवेश कर जाए, यदि ग्लाइकोलाइसिस के NAD2H ETS में प्रवेश कर जाए, यानी O2 के उपस्थित होने पर, तब यहाँ पे NAD2H से कितने बनते हैं? तब यहाँ पे NAD2H से बनते हैं 6 एटीपी। फिर कितने बनते? 6 एटीपी। इस प्रकार टोटल ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी बनते हैं वो बनते हैं 8 एटीपी। इस तरीके से हमें एटीपी मिलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं? एटीपी का लाभ होता है। तो अब हमने बता भी दिया कि एटीपी इस तरीके से यहाँ एटीपी खर्च होते हैं, और अगर ठीक NAD2H के भी ऐड कर दिया 6 एटीपी यहाँ से मिलते हैं। इनका टोटल गेन जो होता है वो 8 एटीपी होता है। और इस तरीके से कुछ एटीपी का फॉर्म होता है। ठीक, तो अब आपको इतना पता चल गया कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन केमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा होता है। दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। एटीपी कितने मिलते हैं? 8 एटीपी होते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखें। कितने चरणों पूरी होती है? तो 9 चरणों पूरी होती है। चलिए अब इसके थोड़ी साइकिल की बात करते हैं। देखिए, ये मेरे पास साइकिल है बायोलॉजी पाठशाला की। अब जब हम इसके बात करें, थोड़ा सा इधर आ जाइए। देखिए, हालांकि इसको याद करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, एक मेरा ट्रेडिशनल मेथड है, वो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल क्लास में देते हैं। ये जो मेथड है ये क्या कहते हैं? ये सिस्टमेटिक मेथड है और ये ऑनलाइन मोड के लिए बनाया गया है। ठीक, तो अगर इसको फॉर्मूले बेसिस पे अगर याद करें तो देखिए, इसको इस तरीके से याद किया था। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे से। देखिए कैसे, G का स्क्वायर F का स्क्वायर, ठीक, G का स्क्वायर F का स्क्वायर, PD का स्क्वायर P4। जब आप ये फॉर्मूला अपने इमेजरी में रखेंगे तो आपको ये ग्लूकोज 6 PO4 फ्रुक्टोज 6 PO4 फ्रुक्टोज 1,6 डाई PO4 3 फास्फोग्लिसरॉल ट्राइफॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड और सारी चीजें जो जिसमें है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, सारी चीजें एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगी। तो इसको पहले इस फॉर्मूले को आपको याद करना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना जरूरी है। ठीक, हालांकि इसे एक बहुत ही अगर मतलब हम जब समझाते हैं तो एक कॉमेडी व्यू से होता है, लेकिन ये ऑनलाइन मोड क्लास है तो इसमें सिस्टमेटिक व्यू से हम समझेंगे। फिर भी एक दूसरा तरीका है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आपको याद रखना है, क्या याद करना है कि G का स्क्वायर F स्क्वायर, PD का स्क्वायर P की पावर 4, इतना आप लोग याद रखेंगे। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चरण में क्या होता है कि ये देखो, सबसे पहला चरण है, कहता है कि इसमें जो ग्लूकोज होता है, इसमें जो ये ग्लूकोज होता है हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या करता है कि इसमें Mg आयन की प्रेजेंस में एटीपी जो होता है वो एडीपी में चेंज होता है और ग्लूकोज 6 PO4 -3 बनता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के आयन जो होते हैं हेक्सोकाइनेज और Mg+ आयन की प्रेजेंस में, ठीक, ये क्या करता है, एटीपी के साथ मिलकर के ग्लूकोज 6 PO4 बनाता है और एडीपी बनाता है। बात समझ में आई? ठीक, जब हमें ग्लूकोज
और एटीपी मिले और वो मिलकर के हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज 6PO4 और एडीपी मिला, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज 6PO4 अपने ही जैसे समावेवी आइसोमर के साथ क्या करता है, फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6PO4-3 बनाता है। ग्लूकोज 6PO4 फास्फोहेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में अपने ही जैसे आइसोमर या समावेवी फ्रुक्टोज 6PO4-3 को बनाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरे लाइन में आते हैं। देखिए, फ्रुक्टोज 6PO4 बन जाने के बाद, फ्रुक्टोज 6PO4 बन जाने के बाद ये फ्रुक्टोज 6PO4 एटीपी के साथ मिलकर के, ये फ्रुक्टोज 6PO4 एटीपी के साथ मिलकर के फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 डाई-PO4-3 बनाता है तथा एडीपी बनाता है। ठीक, इसको लैंग्वेज को ये जो साइकिल है इसी को देख करके बनाई जाती है। कैसे बोलेंगे, फ्रुक्टोज 6PO4 एटीपी के साथ मिलकर के फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाई-PO4 बनाता है और एडीपी बनाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब जब ये मिल गया, ठीक, हमें फ्रुक्टोज 1,6 डाई-PO4 बन गया, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये फ्रुक्टोज 1,6 डाई-PO4-3 का एक मॉलिक्यूल एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तथा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का एक अणु बनाता है। देखिए मैंने क्या लैंग्वेज बोली, फ्रुक्टोज 1,6 डाई-PO4-3 एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तथा DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का एक अणु बनाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आगे आइए। ठीक, आगे क्या होता है कि ये 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड H3PO4 के साथ मिलकर के 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये फिर से समझिए, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड H3PO4 एसिड के साथ मिलकर के 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक, जब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो ये NAD से क्रिया करके फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या करते हैं, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड तथा 2NAD2H बनाते हैं। ठीक, फिर से लैंग्वेज को समझिए, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2NAD के साथ मिलकर के फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं और 2NAD2H बनाते हैं। अब आगे समझते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आएगी। जब ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बना तो ये क्या करता है, ये 2ADP के साथ मिलकर के, अब यहाँ पे कोई उल्टा ना कर देना, ठीक है, यहाँ पे ADP होता है ATP में चेंज होता है, तो ये 7th स्टेज होता है और 7th स्टेज में आपको याद रखना है। ठीक, और नेट गेन ऑफ ATP और ATP को आप याद रखेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये क्या करता है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है 2ADP के साथ क्रिया करके 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड तथा 2ATP के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। देखिए कैसे, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड 2ADP से क्रिया करके 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड तथा 2ATP के अणु बनाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आएंगे आगे, जब आएंगे तो क्या लिखेंगे, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लाइसोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में
3-फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लाइसेरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होता है। ठीक, 3-फास्फोग्लाइसेरिक एसिड फास्फोग्लाइसेरोम्यूटेज की प्रेजेंस में 2-फास्फोग्लाइसेरिक एसिड में प्रेजेंट होता है। इस 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड के जल अपघटन से इनोलेज एंजाइम तथा Mg+2 आयन की प्रेजेंस में 2-फास्फोइनाल पायरोविक एसिड बनता है। देखिए क्या लैंग्वेज बनेगी। इस 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड के जल अपघटन से इनोलेज एंजाइम तथा Mg+2 आयन की प्रेजेंस में 2-फास्फोइनाल पायरोविक एसिड बनता है। 2-फास्फोइनाल पायरोविक एसिड बनता है। ये 2-फास्फोइनाल पायरोविक एसिड 2-ATP के साथ क्रिया करके 2-ATP से क्रिया करके पायरुविक काइनेज की प्रेजेंस में 2-ATP अणु के साथ साथ 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनाता है। देखिए फिर से समझिएगा, यह 2-फास्फोइनाल पायरुविक एसिड क्या करते हैं, पायरुविक काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ADP से क्रिया करके ATP तथा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इस तरीके से ग्लूकोज से, ये देखिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और इस तरीके से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। आराम से देखिए, ये देखिए एक इसका ओवरव्यू हम इस तरीके से, ये देखिए, ठीक। अगर हम और इसकी बात करें, देखिए कैसे मॉलिक्यूल्स को इसको गिनते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं याद हो रहे हैं तो एक सिंपल फंडा हम बताते हैं। जो ऊपर के 4 रिएक्शंस हैं, ठीक है, 4 रिएक्शंस है, उसमें 4 मॉलिक्यूल्स, ऊपर के जो 4 रिएक्शन हैं उसमें 1 मॉलिक्यूल्स होगा और बाकी सब में 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए 2-2 सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ऊपर वाली जो सबसे ऊपर से नीचे की ओर 4 रिएक्शंस होती है, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या होंगे, 1 मॉलिक्यूल्स होंगे, बाकी सब में 2-2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, जब ये रिएक्शन याद हो जाती है, जब ये पूरी साइकिल याद हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसमें आप इसे इसकी पोयम की तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? और बहुत अच्छे तरीके से याद सकता है। ग्लूकोज 6PO4, ठीक है, फास्फोहेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6PO4। इस तरीके से पूरी रिएक्शन आप ये क्या कर सकते हैं, पूरी साइक्लिक फॉर्म में जो ये प्रोसेस हो रहा है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने भी ऐसे ही याद किया था। ठीक, और एक ये फॉर्मूला है G² F² PD² का P4। इससे आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज कहाँ है, ठीक, फ्रुक्टोज कितने आयंस होंगे, कितने मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, या फास्फोग्लिसराइड के कितने आयंस हैं, क्या, या PD4 कितने हैं, D² कितने, P4 कितने हैं। इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। ठीक, तो फॉर्मूले को याद रखिएगा, फॉर्मूले बेसिस पे याद रखेंगे, कभी आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। आई होप बच्चों अगर आज की पाठशाला अच्छी लगी हो, गिव अ शो मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। धन्यवाद।